So hello guys, this is Biology Matters and today we are going to study the human physiology, chapter number 16, digestion and absorption. So this is very important chapter, digestion and absorption. So first of all, NCERTs में आपको जितना ज़्यादा आप चीज़ों को अच्छे से डीपली पढ़ेंगे ना, उतना आपको क्लियर होगा. सबसे बड़ी बात तो ये है कि जितने जितने ये जो आपके ये जो पैराज दिए हैं, ये जो भी लिखा हुआ है, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जो पढ़ने के लिए लायक नहीं है. आप जो आप सोचते हैं कि नहीं इसको हम इग्नोर कर देते हैं, ये पॉइंट तो नहीं आएगा पेपर में, एंड लिटरली वही पॉइंट आएगा, आप ये समझ लीजिए. क्योंकि नीट में NCERT 80% आती है और चिल्ड्रंस का. और फ्रेंड्स बिलीव मी, जितने भी हमारे एस्पायरेंट्स हैं जो नीट UG लेवल पे देते हैं, जिनको MBBS क्रैक करना है, BDS क्रैक करना है, उनके लिए तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है. क्योंकि आप अगर जब तक NCERT पढ़ेंगे नहीं, आप समझेंगे कैसे. तो लेट्स गेट इट. ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड. फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज़ डाइजेशन. तो सबसे पहले हमें समझना चाहिए कि जो हम ये शब्द पढ़ रहे हैं कि डाइजेशन होता क्या है. तो देखो भाई, डाइजेशन क्या है. सिंपल लैंग्वेज में, बायो मैक्रो मॉलिक्यूल्स इन फूड कैन नॉट बी यूटिलाइज इन आवर बॉडी बाय आवर बॉडी इन देयर ओरिजिनल फॉर्म. देखो, कोई भी चीज़ हम लोग खाते हैं, उसको डाइजेशन होता है. तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जो चीज़ें हम लोग बायो मैक्रो मॉलिक्यूल्स हुए. तो सबसे पहले होता क्या है. तो बायो मैक्रो मॉलिक्यूल्स ये फूड में प्रेजेंट होते हैं, और जब हम इन्हें ईट करते हैं, च्यू करते हैं, तब ये हमारे ओरल कैविटी में जाते हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, आप ओरल कैविटी में बाद में आना. आप पहले ये समझो कि जो फूड हम इंटेक कर रहे हैं, वो फूड हमारा कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होता है. लाइक वो च्यूड होता है, तो वो उतना ज़्यादा नॉट कम्प्लीटली डाइजेस्टेड, वो बिल्कुल भी डाइजेस्ट हुआ नहीं होता है. सो दे हैव टू बी ब्रोकन डाउन एंड कन्वर्टेड इनटू सिंपल सब्सटेंसेस इन द डाइजेस्टिव फॉर्म सिस्टम. ओके, तो जो भी कॉम्प्लेक्स चीज़ें हैं वो डाइजेशन से सिंपल में कन्वर्ट हो जाती है. सिंपल लैंग्वेज में ये है, ठीक है. दिस प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंसेस टू सिंपल एब्जॉर्बेबल फॉर्म्स इज कॉल्ड डाइजेशन. सिंपली कॉम्प्लेक्स को सिंपल में कर देता है, सिंपली उसे हम डाइजेशन कहते हैं. समझ में आया. मतलब जो फूड हमने इंटेक किया, अब हमने फूड इंटेक किया, बॉडी में फूड लिया, ठीक है. फूड जो है वो क्या है, वो कॉम्प्लेक्स है. तो जब कॉम्प्लेक्स चीज़ को हमने क्या बोलते हैं, उसमें सिंपल में किया, तो उसी को तो हमने बोल दिया डाइजेशन. यही है डाइजेशन. बस जितना ज़्यादा चीज़ों को ईजी रखोगे ना, उतना याद करने में इजी रहेगा. और जो स्पेसेस आपको NCERT में याद दी जाती हैं ना, ये ऐसे ही नहीं बनाई गई हैं. यहाँ पे जो पॉइंट आपको समझ में नहीं आया, जो आपको डाउट्स हैं, वो लिखने के लिए यहाँ NCERT में बनाया गया है. NCERT खुद में ही एक पूरी रेफरेंस बुक है. बस आपको उसको इट्स लाइक अ बुक विच यू हैव टू मेक इट रीड times and times, and you will get new things. That type of thing it is. So let's get started with the 16.1 para, that is digestive system. The human digestive system consists of the alimentary canal and the associated glands. Very important, very very important. अब आप सोचोगे इसमें एक लाइन में है ही क्या. सबसे बड़ी बात तो ये कि ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम है वो एलिमेंट्री कैनाल होता है और एसोसिएटेड ग्लैंड्स होते हैं. एलिमेंट्री कैनाल में पूरा ओरल कैविटी से लेके पूरा आएगा, ठीक है. और एसोसिएटेड ग्लैंड्स, अब उसके अंदर जो भी आ रहा है, लाइक स्टोमक आ रहा है, उसके अंदर और भी सारी चीज़ें आ रही हैं, जो भी है ईसोफेगस वगैरह, वो सब इसमें मतलब जो भी है, ये तो कैनाल्स हो गए. ईसोफेगस तो कैनाल हो गया, और जो तुम्हारा स्टोमक है वो तुम्हारा ग्लैंड हो गया, है ना. अब हम एलिमेंट्री कैनाल पढ़ते हैं, ठीक है. द एलिमेंट्री कैनाल बिगिंस विथ एन एंटीरियर ओपनिंग. अब तुम्हें ये वर्ड एंटीरियर है ना, इसका मतलब क्या होता है. एंटीरियर मतलब आगे, पोस्टीरियर मतलब पीछे. समझ में आई. एंटीरियर मतलब आगे, पोस्टीरियर मतलब पीछे. तो एंटीरियर एलिमेंट्री कैनाल जो होता है वो बिगिन करता है तुम्हारा एंटीरियर ओपनिंग के साथ. मतलब आगे से ओपन होता है, मतलब कि माउथ, एंड ओपन्स आउट पोस्टीरियर थ्रू द एनस. मतलब स्टार्ट करते हैं माउथ से, और पोस्टीरियरली जो कि मैंने तुम्हें बोला पीछे, मतलब एंटीरियर आगे, पोस्टीरियर पीछे, तो वो एनस है, ठीक है. द माउथ लीड्स टू द बक्कल कैविटी और ओरल कैविटी. अब जो तुम्हारा माउथ है उसे ही हम ओरल कैविटी बोलते हैं और बक्कल कैविटी बोलते हैं. अब जो बक्कल कैविटी होती है उसमें हम लोग एक वर्ड आता है बक्कल और पैलेटल. ये आप अपने UG लेवल में पढ़ेंगे, अभी नहीं, बट हाँ, बक्कल का मतलब होता है आगे वाला पार्ट और पैलेटल का मतलब होता है पीछे वाला पार्ट, ठीक है.
अब द ओरल कैविटी हैज़ अ नंबर ऑफ टीथ एंड अ मस्कुलर टंग, ठीक है। तो जो ओरल कैविटी होती है उसमें नंबर ऑफ टीथ होते हैं, मस्कुलर टंग होती है, हर एक टूथ होता है जो कि एम्बेडेड होता है सॉकेट ऑफ जॉ बोन, ठीक है। सो ईच टूथ इज एम्बेडेड इन अ सॉकेट ऑफ जॉ बोन, ओरल कैविटी हैज़ अ नंबर ऑफ टीथ, अ मस्कुलर टंग, और हर एक टूथ में एक सॉकेट ऑफ जॉ बोन। मतलब क्या है इसका कि जो ओरल कैविटी है उसमें क्या क्या है, उसमें नंबर ऑफ टीथ्स हैं जो कि एक सॉकेट में ऑफ द जॉ में लगे हुए हैं, अटैच्ड हैं। आपके टीथ ऐसे लटक नहीं रहे हैं, वो अटैच्ड है सॉकेट ऑफ द जॉ में। उसके अलावा मस्कुलर टंग है उसके अंदर। सो सबसे पहले आपको समझना होगा कि मैं आपको बॉक्स से समझा रही हूँ बट ऐसा होता नहीं, जस्ट फॉर द एग्जाम्पल दैट दिस इज़ ओरल कैविटी। तो ओरल कैविटी क्या होती है, सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा। जो ओरल कैविटी होती है उसमें हम लोग इसमें लिखा हुआ है कि नंबर ऑफ टीथ है, उसमें टीथ हैं, ये चीज़ें हैं जो उसमें प्रेजेंट है, ठीक है। टीथ है उसमें, प्लस उसमें मस्कुलर टंग है, क्या है, मस्कुलर टंग है, और उसमें जो टंग है, अब ये कोई अलग लाइन नहीं है, ये इसी में इंक्लूडेड है। इसमें बताया गया था ओरल कैविटी हैज़ अ नंबर ऑफ टीथ एंड अ मस्कुलर टंग। मतलब ओरल कैविटी में एक टीथ्स है, बहुत सारी नंबर ऑफ टीथ है, नंबर ऑफ टीथ, और यहाँ पे मस्कुलर टंग है। बस इतना चीज़ यहाँ लिखा है, इतना ही यहाँ याद करने की आपको ज़रूरत है कि जो ओरल कैविटी है उसमें नंबर ऑफ टीथ है और एक मस्कुलर टंग है। उसके बाद आपको क्या याद करना है कि नंबर ऑफ टीथ है, उन्होंने लिखा है ईच टूथ इज एम्बेडेड इन सॉकेट ऑफ जॉ। अब क्या लिखा हुआ है, इन्होंने कुछ अलग नहीं कहा, इन्होंने कहा ईच टूथ, हर एक टूथ। यहाँ लिखा हुआ नंबर ऑफ टूथ, ओरल कैविटी में नंबर ऑफ टूथ है, और हर एक जो टूथ है, टूथ ऐसा होता है कुछ आपका, ठीक है। जैसे ये टूथ है, तो ये टूथ है ना, तो ये जो है इसका, ये टूथ है और ये इसका सॉकेट। सॉकेट क्या होता है, जैसे ये है आपका सॉकेट, और इसमें आपका ऐसे करके पूरा आपका टीथ रहता है, ठीक है, ऐसे पकड़ के रहता है। ये आपकी बोन है, एल्वियोलर बोन्स, एल्वियोलर सॉकेट, एल्वियोलर प्रोसेस होता है जिसे हम लोग बोलते हैं, जिसमें पूरा आपका ये टीथ की बोन रहती है। और वही ये सॉकेट किसे बोलते हैं, ये एल्वियोलर बोन होती है जिसमें आपका ये पकड़ के रखता है आपके टीथ को, ठीक है, आपके टीथ को पकड़ के रखता है। तो द ईच टूथ इज एम्बेडेड इन अ सॉकेट ऑफ जॉ बोन, ठीक है। जॉ बोन क्या होती है, अब जो आपका जैसे माउथ है, ठीक है, माउथ में जो नीचे आपकी जो जैसे ये आप माउथ समझ लीजिए, ऐसे समझ लीजिए, ये माउथ है, तो ये आपका ऊपर वाला पार्ट जो आपका लिप्स के ऊपर जो बोन होती है उसे हम मैक्सिला कहते हैं, और जो लोअर लिप होता है, नीचे वाला लिप होता है, उसे हम मैंडिबल कहते हैं। ये अभी थोड़ा ऊपर की बात हो गई यूजी लेवल की, बट आप समझ लीजिए, इससे आपको क्लियरिटी रहेगी कि मैं क्या बताना चाहती हूँ। तो ये मैंडिबल जो है, इसी को हम लोग जॉ बोन कहते हैं, क्योंकि ये पूरा इधर से लेके इधर तक पूरा कवर करता है आपको, मीन्स कॉन्डाइल बोन से दोनों कॉन्डाइल बोन, आपके जो ईयर लोब्स हैं, आप ये समझ लीजिए दोनों ईयर लोब से नीचे तक ऐसे आपकी ये आती है, जैसे ये है आपका, इसको बोलते हैं सॉकेट। सॉकेट क्या होता है, ऐसे सॉकेट एक टीथ का होता है, ऐसे बहुत सारे टीथ आपके उसमें पूरे जो बोन है उसमें प्रेजेंट होते हैं, और ये आपकी मैंडिबल होती है, और इसके ऊपर आपकी मैक्सिला प्रेजेंट होती है। ये एक डायग्रामेटिक व्यू है, कोई ऐसा पर्टिकुलर होता नहीं है, होता तो वो बहुत अलग है, बट आपको इतना समझना है कि ऊपर वाले को हम मैक्सिला बोलते हैं, नीचे वाले को मैंडिबल बोलते हैं, और ये हमारा नीचे वाला जो है उसे हम लोग जॉ बोन बोलते हैं। जॉ मतलब क्या होता है, जो नीचे मूव करता है, सिर्फ हमारा नीचे मैंडिबल मूव करता है, मैक्सिला कभी मूव नहीं करता है। मैक्सिला एक स्टेबल बोन है, मैंडिबल इज़ अ मूवेबल बोन, इसी को हम लोग जॉ बोन बोलते हैं। तो आई एम वेरी हैप्पीली विल बी हैप्पी दैट यू नो कि इफ़ यू वुड हैव अंडरस्टैंड दिस पॉइंट, कि ये चीज़ आपकी समझनी बहुत ज़रूरी है कि सॉकेट एक टीथ के लिए होता है, और जॉ बोन में बहुत सारे सॉकेट होते हैं, क्योंकि हर एक टीथ के लिए अलग सॉकेट है, अलग एल्वियोलर प्रोसेस है, उसमें अलग अलग टीथ एम्बेडेड हैं। ओके, सो अब नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, ठीक है। अब देखो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है, ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो तुम्हारे एनसीईआरटी में जितने भी डायग्राम्स हैं ना, उन्हें रट लो, लिटरली रट लो, समझ लो, बस अपने अंदर दिमाग में डाल लो कि ये डायग्राम्स जो है ना, ये तुम्हें ऐसे नहीं पूछे जाएंगे, बिल्कुल भी नहीं। मैं नहीं कह रही तुम्हें डायग्राम पूछे जाएंगे, बट तुम्हें भले तुम्हारे नीट लेवल पे
तो देखो यार, क्या मैं बता रही थी कि भले ही तुम्हारे नीट लेवल पे कुछ कुछ डायग्रामेटिक क्वेश्चंस भी आ जाते हैं, लेकिन तुम्हारे एग्ज़ाम्स में, तुम्हारे 12th बोर्ड एग्ज़ाम्स में गाइस ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ये बनाने पड़ेंगे तुम्हें। ये सारे डायग्राम्स, ये डायग्राम हो गए, ये डायग्राम हो गए, ये डायग्राम हो गए, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट। ये तो आपके पेपर में टीचर्स कहते हैं बनाओ तब 5 नंबर मिलेंगे। डायग्राम्स के गाइस बहुत इंपॉर्टेंट मार्क्स होते हैं। तो ये डायग्राम हो गया, ये डायग्राम हो गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है। उसके बाद ये वाला डायग्राम तो मोस्ट इंपॉर्टेंट मैं बताऊँगी आपको। उसके बाद ये सारी चीज़ें तो आपको रट लेनी है, एकदम दिमाग में बसा लेनी है, और ये तो आपके टिप्स पे होनी चाहिए ये वाला। और ये सब मैं आपको अभी कवर कराऊंगी, बट अभी पहले जो हम लोग कर रहे थे वो कवर कर लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले गाइस क्या पढ़ रहे थे हम लोग, ये कि ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का ये पूरा जो है हमारा डायग्राम जो बना हुआ है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो ओरल कैविटी सबसे पहले आप देख रहे हो, यहाँ है ओरल कैविटी, ठीक है। फिर माउथ, फिर उसके बाद सब मैक्सिलरी एंड सब लिंगुअल ग्लैंड्स। अब आप कंफ्यूज मत होना गाइस। फ्रेंड्स देखो, सब मैक्सिलरी और सब लिंगुअल ग्लैंड्स ये आपके माउथ में होते हैं। मैंने मैक्सिलरी का मतलब बता दिया आपको। लिंगुअल का मतलब कुछ नहीं होता। लिंगुअल का मतलब होता है ये, जैसे ये है, ठीक है। तो ये समझो, देखो बक्कल पैलेटल, ठीक। वैसे ही बक्कल मतलब जो आगे बक्कल होता है वो पोस्टीरियर टीथ्स में होता है। जैसे कि तुम्हारे मोलर्स हो गए, जैसे लोग दाढ़ बोलते हैं ना, दाढ़, वो दाढ़ को ही हम लोग पोस्टीरियर मोलर्स बोलते हैं, ठीक है। मोलर्स कहाँ होते हैं, पीछे होते हैं। पीछे वाले दांतों को हम क्या बोलते हैं, मोलर्स। तो जो मोलर्स होते हैं वो उनकी आगे वाली साइड को हम लोग बक्कल बोलते हैं, पीछे वाली साइड को हम लोग पैलेटल बोलते हैं। और जो हमारे इंसाइजर्स होते हैं, एंटीरियर टीथ्स जो सबसे आगे प्रेजेंट होते हैं, उनको हम लोग क्या बोलते हैं, उनके आगे वाले पार्ट को हम लोग बोलेंगे लेबियल, और उनके पीछे वाले पार्ट को क्या बोलेंगे, लिंगुअल। तो सब लिंगुअल ग्लैंड्स मतलब जो यहाँ पे ओरल कैविटी में प्रेजेंट होंगे पीछे की साइड, वो सब लिंगुअल। सब मैक्सिलरी जो आगे प्रेजेंट होंगे ऊपर की साइड, ठीक है। तो आई होप दिस इज़ क्वाइट क्लियर, बिकॉज इतना ही आपके लेवल पे ज़रूरी है, मैं ज़्यादा इसमें डीप जाऊँगी नहीं। फिर इधर आता है आपका पैरोटिड ग्लैंड, ठीक है। फिर आपका फैर्निक्स, ये हो गया। फिर आपका ईसोफेगस, आपने खाना, ओरल कैविटी ये हो गई पूरी, ठीक है। ये आपने माउथ से खाना इंगल्फ किया, ठीक है। फिर ये फैर्निक्स, फिर ये पूरा ईसोफेगस में आपका खाना आता है, ठीक है। फिर ईसोफेगस के कहाँ आता है, स्टोमक में आता है। फिर ये देखिए आपका फूड यहाँ से गया, पूरा स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन पूरा कवर करके आपका सीधे डाइजेस्ट होता है। ये आपका प्रॉपर एक अब ओवरव्यू है कि कैसे डाइजेशन होता है। बाकी तो फिर हम लोग ईसोफेगस है, फिर स्टोमक है, ये लीवर है, गॉल ब्लैडर है, डिओडिनम, जियोजिनम, और ये सब किसके पार्ट्स हैं, डिओडिनम, जियोजिनम किसके पार्ट्स हैं गाइस, स्टोमक के पार्ट्स हैं, ठीक है। तो अभी हमें क्या इम्पोर्टेंट है कि ये कोलोन वगैरह ये सब आपके आगे के पार्ट्स हैं। ये सब आपके जैसे ये कोलोन वगैरह ये लार्ज इंटेस्टाइन है गाइस, ठीक है। और फिर ये आपका स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक। और ये फिर पूरा वही सारे पार्ट्स हैं उसके। फिर सीकम ये पार्ट हुआ आपका। फिर वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स, ये मैं आपको पूरा आगे लिखा हुआ है, ये डायग्राम यहाँ बना है, बट इसका पूरा एक्सप्लेनेशन आपको अगले 2 पेजेस में मिलने वाला है, ठीक है। तो कंटिन्यू करते हैं। अब इसमें इन्होंने लिखा है कि यहाँ मैं एक चीज़ आपको बताना ज़रूरी समझूंगी। इन्होंने यहाँ एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट बताई। तो हमारा यहाँ पे हम जो ईच टूथ इज एम्बेडेड इन अ सॉकेट ऑफ जॉ बोन, उसके आगे लिखा था दिस टाइप ऑफ अटैचमेंट इज कॉल्ड थीकोडोंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप लिख लीजिए अपने नोट्स में कि थीकोडोंट होता क्या है। कि ये एक टाइप ऑफ अटैचमेंट होती है जिसमें जो टीथ है वो एक सॉकेट ऑफ जॉ बोन में अटैच्ड होता है, ठीक है। मेजॉरिटी ऑफ मैमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग फॉर्म 2 सेट्स ऑफ टीथ ड्यूरिंग देयर लाइफ, अ सेट ऑफ temporary or milk or deciduous teeth replaced by a set of permanent or adult teeth. This type of dentition is called diaphodont, ठीक है, डाइफोडोंट। तो जो इसमें ये बताया गया है कि जिसमें जो पहले तो थीकोडोंट क्या होता है, थीकोडोंट वो होता है जिसमें आप बता रहे हैं कि जो भी टीथ हैं वो एक सॉकेट ऑफ जॉ बोन में अटैच्ड हैं, वो है थीकोडोंट। और डाइफोडोंट क्या है, डाइफोडोंट ये है कि एक मैमल्स, ह्यूमन बींग्स, ठीक है, हम ह्यूमन बींग्स मैमल्स में आते हैं। तो जो हम ह्यूमन बींग्स हैं उनके जो टीथ हैं वो टेम्पररी और परमानेंट में डिवाइडेड हैं। हम लोगों के पास 2 तरह के लाइफ में 2 टाइम्स हमारे पास टीथ होते हैं। एक बार हमारे जो हमें
आफ्टर बर्थ हम लोगों के टेम्पररी मिल्क टीथ और डेसिडुअस टीथ होते हैं, वो आते हैं। उसके कुछ ईयर्स के बाद हम लोगों के परमानेंट टीथ आते हैं, ठीक है। उसकी भी एक एज होती है ऐसे। तो सबसे पहले जो आपका टीथ होता है ह्यूमन डेंटिशन में, वो आपका जो प्राइमरी टीथ बोलते हैं, मिल्क टीथ बोलते हैं, वो 6 मंथ्स ऑफ एज में बेबी का टीथ इरप्ट होता है, ठीक है। इरप्शन एज सबसे पहला टीथ जो होता है वो 6 मंथ्स में इरप्ट होता है। उसके बाद फिर ऐसे 7th मंथ में, फिर उसके बाद बहुत सारे टीथ्स होते हैं जिनका इरप्शन एविडेंस हो जाता है कि वो इंट्रा यूट्राइन में ही कुछ टीथ इरप्ट होना शुरू कर देते हैं, ठीक है। ये बहुत आगे की बात होगी। अब हम लोग मेन बात करते हैं कि मिल्क टीथ क्या होते हैं। देखो फ्रेंड्स, मिल्क टीथ जो होते हैं ना, उनको हम लोग मिल्क टीथ क्यों बोलते हैं? इसलिए बोलते हैं कि उसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है मिल्क टीथ का, वो थोड़े से येलोइश होते हैं, बड़े होते हैं साइज़ में, और जो हमारे परमानेंट टीथ होते हैं वो थोड़े छोटे होते हैं साइज़ में। ये बहुत इंपॉर्टेंट डिफ्रेंसिएशन होता है आगे चल के, बट आप ये समझ लो सिर्फ मोटा मोटा कि जो मिल्क टीथ होते हैं वो मिल्क टीथ इसलिए कहे जाते हैं क्योंकि उनका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो मिल्क के बराबर होता है, ठीक है। इसीलिए हम लोग उनको मिल्क टीथ बोलते हैं। और हमारा जो परमानेंट टीथ है वो परमानेंट क्यों होते हैं? क्योंकि जब हमारे डेसिडुअस मीन्स जब हमारे मिल्क टीथ निकल जाते, टूट जाते हैं, उसके बाद हमारे इरप्ट होते हैं परमानेंट टीथ जो हमारे लाइफ टाइम रहते हैं। ओके, 32 टीथ्स हम लोग बोलते हैं, बट एवरीवन डू नॉट हैव 32 टीथ्स। मोस्ट ऑफ देम हैव 28 टीथ्स और 29 टीथ्स। समटाइम पीपल हैव 30 टीथ्स। लाइक एक एज होती है जिसमें 3rd मोलर, जिसे आप अकल डाल बोलते हैं, वो बहुत कम लोगों में इरप्ट हो पाती है। ऐसा कुछ नहीं होता है कि जिसके पास अकल डाल नहीं है उसके पास अकल नहीं है, ऐसा गाइस कुछ नहीं होता, ठीक है। तो इट्स जस्ट दैट इट इज़ अ 3rd मोलर। कुछ लोगों में इरप्ट होता है, कुछ लोगों में इरप्ट नहीं होता है, कुछ लोगों में इम्पैक्टेड रहता है। इम्पैक्टेड का मतलब होता है कि वो आधा निकलेगा बट पूरा इरप्ट नहीं हो पाएगा, ठीक है, पूरा वो अच्छे से निकल नहीं पाता है, तो वो बहुत पेन देता है, कभी कभी उसका एक्सट्रैक्शन भी करवाना पड़ जाता है, ठीक है। तो वो एक अलग चीज़ हो गई। अभी हम लोग जिस चीज़ पे उस पे आते हैं, ठीक है गाइस। मैं आपको यहाँ पे सिर्फ 12th लेवल का नहीं पढ़ा रही हूँ, मैं आपको नीट लेवल का, यूजी लेवल का, BDS लेवल का, MBBS लेवल का मैं सब कवर करती जा रही हूँ, ठीक है। आई एम माई सेल्फ अ BDS स्टूडेंट, तो मैं चाहती हूँ कि आप लोगों की एक विजन रहे, क्लियरिटी रहे कि आप देखो, आप भी मेरी तरह मैं सबके लिए ही कह रही हूँ कि आप सबको एक चल के आगे मेडिकल फील्ड में जाना है। उसमें कोई एग्रीकल्चर में जाएगा, कोई MBBS में जाएगा, कोई BDS में जाएगा, कोई BSc करेगा, कोई फार्मा में जाएगा, बट एवरीवन हैज़ टू बी दैट मेडिकल फील्ड that that we all will be medicos, we all will be the biology students at last, and we will make a beautiful future after that future, after being doing such a hard work you will get na, you will be just feel that कि हाँ यार कुछ मेहनत करी थी जो आज कुछ पा रहे हैं, वो मेहनत करनी है, ठीक है। तो बिल्कुल करके रहना है। सो लेट्स गेट इट, ठीक। अब चलो वापस आते हैं। एक एडल्ट ह्यूमन होता है, वो उसके पास 32 टीथ होते हैं परमानेंट वाले। सिंपल बात है, देख भाई तुम्हारे पास डेसिडुअस टीथ हैं, परमानेंट टीथ हैं, परमानेंट 32 हैं, तुम्हें ये लिख कर आना है, ख़त्म बात। अब उसके बाद क्या है, विच आर ऑफ 4 डिफरेंट टाइप्स। अब तुम्हारे परमानेंट टीथ 4 तरह के होते हैं। हेटेरोडोंट डेंटिशन, जिसमें हेटेरोडोंट डेंटिशन क्या होता है, इंसाइजर्स आएंगे, कैनाइन्स आएंगे, प्रीमोलर्स आएंगे, मोलर्स आएंगे, ठीक। सो गाइस, इसको हम लोग कास्ट बोलते हैं और ये डेंटिस्ट्री में यूज़ होती है, बट अभी हम आपको इसको सिर्फ ये समझाने के लिए यूज़ करेंगे कि आपका डेंटिशन कैसा होता है, ठीक है। तो जिन बच्चों को ये समझने में डिफ़िकल्टी हो रही है कि इसका एनाटमी कैसा है, किसको हम लोग इंसाइजर बोलते हैं, किसको हम लोग कैनाइन बोलते हैं, सबको क्लियर होगा, बट एक बार आपको दिखा देते हैं, ठीक है। तो इस वाले को हम लोग मैक्सिला बोलते हैं, इस वाले को हम लोग मैंडिबल बोलते हैं। ये अपर जॉ है, ये लोअर जॉ है, और हमेशा सिर्फ लोअर जॉ ही मूव करता है, जो कि मैं आपको बता रही थी, ठीक। अब इसको किनारे रखते हैं, आपको इससे समझाते हैं। देखो ये वाला, इन टीथ्स को हम लोग बोलते हैं, ये दोनों हो गए सेंट्रल इंसाइजर्स, ठीक। फिर ये आपका हो गया लेटरल इंसाइजर, ओके। ये हो गया आपका कैनाइन, ठीक। फिर उसके बाद हम लोग आपको दिखाते हैं, कैनाइन हो गया ये, फिर उसके बाद ये प्रीमोलर और ये मोलर, ठीक। ये पूरी कास्ट होती है, इसे हम लोग, ये आइडल कास्ट होती है, ये पोर की जाती है, डेंटल स्टोनिंग मटेरियल होता है उससे। तो ये आपके हो गए मोलर्स, ये हो गए प्रीमोलर्स, ये दोनों, फिर ये हो गए आपके कैनाइन,
ये लेटरल इंसाइजर, ये मतलब ये हो गए आपके लेटरल इंसाइजर, फिर ये सेंट्रल इंसाइजर, ठीक है। तो सेंट्रल इंसाइजर आर 2 इन नंबर, lateral incisor is 1 in number, then canine is 1 in number, then 2 premolars first and second, then 3 molars, first molar, second molar, third molar, ओके। और ये मिड लाइन से यहाँ से सेम 4 क्वाड्रेंट्स में डिवाइड होते हैं। यहाँ पे 8 टीथ होते हैं, यहाँ पे 8 टीथ होते हैं, सेम फॉर मैंडिबल, सेम फॉर मैक्सिला। अब ये 8 प्लस 8 कितने हुआ है 32, राइट। तो हम लोग 8 + 8 + 8 + 8 मतलब 4 बार 8 को प्लस किए हैं तब 32 बना है, नॉट द 2 × 1, ओके। मतलब एक क्वाड्रेंट में 8 दांत हैं, एक क्वाड्रेंट में 8 दांत हैं, कितने हुए 16, 16 + 16 वो 32 है। समझ में आई मेरी बात? ये वाली चीज़ मैं आपको बताना चाहती थी। अब एंटीरियर पोस्टीरियर का क्या चक्कर है, जो ये है आगे जितने टीथ है कैनाइन तक, जैसे ये कैनाइन है आपका, ये कैनाइन है, ये वाला टीथ जो बहुत शार्प कस्प होगी ना, जिसमें सिर्फ एक कस्प है, मतलब कस्प का मतलब होता है ये नुकीला हिस्सा, इसको कस्प बोलते हैं। तो जो ये कैनाइन्स है ना, ये यहाँ तक सेंट्रल इंसाइजर, लेटरल इंसाइजर, कैनाइन तक, ये पूरा आपका एंटीरियर में आता है। उसके बाद जितना भी प्री मोलर है, मोलर है, यहाँ से प्री मोलर शुरू हो जाता है पोस्टीरियर। अब समझ में आया क्या? अब इतना काफ़ी है आपके लिए, ओके। और इसको हम लोग रुगेई बोलते हैं। और ये मैक्सिलरी क्लास है, पहले हार्ड पैलेट होता है, फिर इसमें सॉफ्ट पैलेट होता है, बहुत सी चीज़ होती है, वो आप आगे पढ़ोगे। आई होप ये आपको चीज़ बहुत ज़्यादा क्लियर हो चुकी होगी। अब मैं आपको और ऐसी इरप्शन के आप लाइक गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती है इरप्शन के लिए। ये वीडियो मैं आपको अलग से दूंगी कि पूरा ये टीथ वाला ये, फिर उसके बाद आगे अलग सिस्टम का अलग से शुरू करेंगे, ओके। सो इंसाइजर्स, कैनाइन, प्रीमोलर्स और मोलर्स, आई थिंक ये बहुत क्लियर हो गया होगा आप लोग को। अब इनके नंबर मैंने आपको बता ही दिए हैं कि इंसाइजर्स आर 2 इन नंबर, एज आई टोल्ड यू कि इंसाइजर आर 2 इन नंबर। फिर उसके बाद एक लेटरल इंसाइजर होता है, ठीक है। उसके बाद एक कैनाइन होता है, फिर 2 प्रीमोलर, फिर 3 मोलर, ठीक है। अब तुम यहाँ पे कंफ्यूज मत हो जाना कि 2 1 2 3 2 1 2 3 क्या है, कि मैम ने तो बोला था कि 2 टीथ्स आर इंसाइजर्स, मतलब 2 तो इंसाइजर होते हैं और एक लेटरल होता है। तो इन्होंने ये क्या लिख दिया, इन्होंने ये क्वाड्रेंट वाइज लिखा है, इन्होंने ये वैसे नहीं लिखा है। इन्होंने इन्होंने 2 इंसाइजर्स को एक सेंटर यहाँ से डिवाइड करके इन्होंने लिखा है, एक क्वाड्रेंट का लिखा है, मतलब ये क्वाड्रेंट है, ठीक है। यहाँ से डिवीजन है, इन्होंने लिखा है कि 2 इंसाइजर्स, इसमें 2 इंसाइजर्स ये वाले इंसाइजर्स नहीं है, नहीं सेंट्रल इंसाइजर नहीं बताया इन्होंने। 2 इंसाइजर्स का मतलब है एक सेंट्रल इंसाइजर और एक लेटरल इंसाइजर, इंसाइजर्स को एक में कवर किया। तो इनका 2 का मतलब है ये सेंट्रल और लेटरल। इन्होंने फिर उसके बाद इन्होंने कैनाइन को 1 दिया है, और उसके बाद इन्होंने प्री मोलर्स को 2 दिया है, दैट इज़ 2। फिर उन्होंने 3 जो बोला है वो मोलर के लिए। अब समझ में आया? 2 मतलब ये इंसाइजर्स सेंट्रल और लेटरल, 1 कैनाइन, 2 प्रीमोलर्स, ये दोनों प्रीमोलर्स, फिर उन्होंने कहा 3 मोलर्स। अब समझ में क्लियरिटी हो गई कि इन्होंने सिर्फ यहाँ से कवर करना शुरू किया है, ठीक है, हाफ क्वाड्रेंट को इन्होंने पूरा नहीं कवर किया है। जब मैं अपने क्लास 11 में थी तो मैं भी सोचती थी अरे यार ये क्या चीज़ है, मैंने अपने टीचर्स पूछा, उन्होंने मुझे क्लियर कराया था, और आज मैंने आप लोगों को कराया, ठीक है। द हार्ड च्यूइंग सर्फेस ऑफ द टीथ मेड अप ऑफ एनामल हेल्प्स इन द मैस्टिकेशन ऑफ फूड। अब बच्चों मैं आपको एक चीज़ बताना चाहती हूँ कि जो इनामल होता है वो बोन से भी स्ट्रॉन्ग मटेरियल होता है। पूरे बॉडी में सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इनामल होता है, बोन नहीं होती है, इनामल के बाद बोन होती है, ठीक है। तो ये चीज़ है। और उसके बाद जो हेल्प करता है मैस्टिकेशन ऑफ फूड में, इनामल हम लोग को मैस्टिकेशन ऑफ फूड में हेल्प करता है। द टंग इज़ अ फ्रीली मूवेबल मस्कुलर ऑर्गन अटैच टू द फ्लोर ऑफ द ओरल कैविटी बाय द फ्रीनम। तो यहाँ पे जैसे ये आपका मैक्सिला है ऐसे, ठीक है, तो यहाँ पे टंग होती है और यहाँ पे फ्रीनम पे अटैच्ड होती है आपकी टंग, ठीक है। मस्कुलर ऑर्गन होता है जो कि मूव करती रहती है। अपर सरफेस, द अपर सरफेस ऑफ द टंग हैज़ स्मॉलर प्रोजेक्शन कॉल्ड पैपिला। तो जो टंग होती है ना, आप ऐसे समझो, जो टंग है ना ऐसे टंग होती है, उसमें छोटे छोटे ऐसे आपके उभरे हुए कुछ पोर्शंस देखे होंगे ना, उसको पैपिला बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पैपिला बोलते हैं। तो यही यहाँ पर वही चीज़ लिखी हुई है कि जो टंग है वो पहले तो फ्रीनम से अटैच है, और द अपर सरफेस ऑफ द टंग हैज़ स्मूथ प्रोजेक्शन कॉल्ड पैपिला, सम ऑफ विच लेटर कॉल्ड विच बियर टेस्ट बर्ड्स। अब टेस्ट बर्ड्स का क्या सीन है मैं आपको बताती हूँ। आगे जो होता है ना, जब भी आप तीखा खाएंगे तो यहाँ पे ना आपको बिटर फील होगा, ठीक। फिर बीच में आपको
थोड़ा सा सोर फीलिंग है, मतलब होगा खट्टा जो होगा ना वो आपको बीच वाले टंग में फील होगा, और जो पीछे होगा ना वो आपको मीठा फील होगा, जो स्वीट्स जो आप खाते हो। तो गाइस सबसे आगे यहाँ पे आगे आपको स्वीट फील हो, मतलब टंग में आपको ऐसा टेस्ट के पीछे इससे में लगता है बहुत तीखा खा लिया, बहुत तीखा खा लिया, बहुत देर तक लगता रहता है, तो वो टेस्ट बड्स पीछे होते हैं। तो ओरल कैविटी लीड टू अ शॉर्ट फैर्निक्स, इनटू अ शॉर्ट फैर्निक्स। अब मैंने आपको बताया था ये डायग्राम, ओरल कैविटी ये है, फिर फैर्निक्स तक आएगी, ओरल कैविटी ऐसे होते हुए फैर्निक्स तक, ठीक है। तो इन्होंने क्या कहा है कि ओरल कैविटी लीड्स इनटू द शॉर्ट फैर्निक्स विच सर्व्स एज अ कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर। अब जो तुम्हारा यहाँ पे क्या बोलते हैं फैर्निक्स है, वो कॉमन पैसेज होगा फूड और एयर के लिए। अब क्यों होगा फूड और एयर के लिए? अब यहाँ पे तो भाई एक ही है ना पैसेज, दिख रहे हो, इससे ही फूड आएगी, इससे ही एयर आएगी। अब अगर जो लोग बोलते हैं ना कि खाना खाते हुए बोला ना करें, वो भी क्यों बोलते हैं ना, वो यहाँ पे आंसर है। क्यों भाई? क्योंकि जब पैसेज एक है, खाओगे और बोलोगे तो फिर बोलने में तो इट्स लाइक जब आप कोई चीज़ इंगल्फ करते हो ना, तो ऐसे गटकते हो ना, जैसे चीज़ बोलते हैं ना, और उसी समय आप बोल भी रहे हो, उसी समय आप गटक भी रहे हो, तो वो चीज़ अटक जाती है, क्योंकि एपिग्लॉटिस होता है वहाँ पे, ठीक है। यहाँ पढ़ेंगे अभी, मतलब बताते हैं उस चीज़ को, एपिग्लॉटिस क्लियर करूँगी मैं आपको भी, बट मैं पहले ये वाला लाइन क्लियर कर लेती हूँ। द ईसोफेगस एंड द ट्रैकिया विंड पाइप। ट्रैकिया क्या होता है? विंड पाइप होता है, ठीक। आगे पढ़ते हैं। ट्रैकिया विंड पाइप opens into the pharynx. A cartilaginous flap called epiglottis prevents entry of food into the glottis. अगर ये epiglottis नहीं होगा ना, तो आपका खाना सीधे से सीधे ग्लॉटिस में चला जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि एपिग्लॉटिस क्या होता है। एपिग्लॉटिस प्रिवेंट करता है आपके खाने को ग्लॉटिस में जाने से। ओपनिंग ऑफ द विंड पाइप ड्यूरिंग स्वेलिंग, ये विंड पाइप को ओपन करता है जब आप स्वेलो करते हो, ठीक है। द ईसो, तो खाना खाते समय बात नहीं करनी चाहिए, क्योंकि सेम पैसेज है और वो अटक जाता है खाना, ठीक है। तो खाना खा ले या बातें कर ले, सो आज से खाना खाते हुए बातें नहीं करेंगे, ओके। सो प्रिवेंट्स एंट्री ऑफ फूड इनटू द ग्लॉटिस। तो एपिग्लॉटिस आई होप क्लियर हो गया होगा। उसके बाद द ईसोफेगस इज़ अ थिन लॉन्ग ट्यूब। अब ईसोफेगस मैंने आपको यहाँ दिखाया था कि ईसोफेगस क्या होता है। ये एक पतला सा लॉन्ग ट्यूब है, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। अब हो गया, ईसोफेगस थिंग है, लॉन्ग ट्यूब है, जो एक्सटेंड करता है पोस्टीरियरली। मैंने क्या बताया था? पोस्टीरियर क्या है? पोस्टीरियर मतलब पीछे। द लॉन्ग ट्यूब है जो पोस्टीरियर पास करता है थ्रू द नेक। अभी नेक क्या है? आपका गर्दन को नेक बोलते हैं, ठीक। नेक, थोरेक्स क्या है? ये हमने जो आपको भी बताया, थोरेक्स गले के में होते हैं थोरेक्स, ठीक है। और जो नेक में, थोरेक्स में, डायफ्राम में, और तो जो ये ईसोफेगस है ये पूरा चीज़ों को कवर करते हैं, नेक को, थोरेक्स को, डायफ्राम को। और डायफ्राम कहाँ होता है? यहाँ पे लंग्स के ऊपर जो होता है ना, लंग्स के पास होता है डायफ्राम, ठीक है। उसके बाद लीड्स टू द जे शेप बैग, ठीक है। जे शेप बैग लाइक स्ट्रक्चर, जिसको हम लोग स्टोमक बोलते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट कि जे शेप बैग लाइक स्ट्रक्चर को हम लोग स्टोमक बोलते हैं। जे शेप बैग लाइक स्ट्रक्चर को हम लोग स्टोमक बोलते हैं। एज मस्कुलर स्पिंक्टर गैस्ट्रोइसोफेगल regulates the opening of esophagus into the stomach। तो एक गैस्ट्रोइसोफेजियल जो होती है वो ओपन करती है ईसोफेगस को स्टोमक में। अब स्टोमक पे आते हैं। स्टोमक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर डाइजेशन। द स्टोमक लोकेटेड इन द अपर लेफ्ट पोर्शन ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी। तो स्टोमक जो होता है ना, वो लोकेटेड कहाँ होता है? ये वेरी इंपॉर्टेंट वाला चीज़ हो गया कि ये आपका अपर लेफ्ट पोर्शन ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी में होता है, जिसमें 3 पार्ट होते हैं। तो भैया ये याद कर लो, तुम्हारे बोर्ड के पेपर में ज़रूर आएंगे। कार्डियक, फंडिक, पाइलोरिक, ठीक है। अब तुम्हारा ये हो गया स्टोमक का डायग्राम, ठीक। इसको रट्टा मार लेना, समझ लेना, बिल्कुल बसा लेना मन में कि ये आना ही चाहिए, ठीक है। देखो मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि जब तक समझोगे नहीं ना, कितना भी रट लो, कितना भी वो कर लो, अब कुछ चीज़ें होती हैं वो आप नहीं समझ पाते तो याद करनी पड़ती है, बट हर चीज़ में नहीं रट्टाफिकेशन चलता है। एंड बायोलॉजी लोग कहते हैं ना रटनी नहीं है, समझनी है, क्योंकि हमें आज के लिए तो पढ़ना नहीं है, हमें तो आगे तक जाना है। तो जिसको आगे जाना है उसको समझना पड़ेगा, ठीक है। थोड़ा याद भी करना है बट समझते भी चलना है, ठीक है।
तो क्या है कार्डियक, क्या होता है सबसे पहले इंपॉर्टेंट है, कार्डियक इज़ अ पोर्शन इनटू विच द ईसोफेगस ओपन्स। कार्डियक एक वो पोर्शन है जिसमें ईसोफेगस खुलता है। ठीक, हमने क्या कहा, हमने कहा यहाँ से ईसोफेगस आ रहा था और एक कैविट, यहाँ क्या लिखा था कि जे शेप एक बैग, ये ईसोफेगस इज़ अ लॉन्ग ट्यूब, thin long tube which extend to posterior passing through neck, thorax, diaphragm and leads to J shaped bag जिसको हम लोग स्टमक बोलते हैं। मस्कुलर स्पिंक्टर गैस्ट्रोइसोफेगस रेगुलेट्स ओपनिंग इनटू ईसोफेगस इनटू द स्टमक, मतलब एक ओपनिंग है जो स्टमक में खुल रही है, इस गैस्ट्रोइसोफेगियल, ठीक है, ईसोफेगस को स्टमक तक पहुंचा रही है। और स्टमक लोकेटेड कहाँ है, अपर लेफ्ट पोर्शन ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी, ऊपर पार्ट में एब्डोमिनल कैविटी में, ये एब्डोमिनल कैविटी है, इसमें हम लोग ऊपर पार्ट में ये स्टमक प्रेजेंट है। बस समझिए। अब इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा कि भैया ऐसा है, तो जो तुम्हारा लोकेटेड है अपर लेफ्ट में स्टमक, ठीक है, उसमें एब्डोमिनल कैविटी में पोर्शन में हैज़ 3 मेजर पार्ट्स। तो ये स्टमक के पार्ट्स हैं, कार्डियक, फंडिक, पाइलोरिक। कार्डियक इज़ अ पोर्शन टू विच ईसोफेगस ओपन। जो कार्डियक है वो एक पोर्शन है जिसमें ईसोफेगस ओपन होता है। ये मतलब ये हो गया कार्डियक, यहाँ पे ये लिखा हुआ है, ये कार्डियक है, मतलब यहाँ पे ओपन हो रहा है ना ईसोफेगस, तो ये हो गया कार्डियक, ठीक है। अब फंडिक क्या है, फंडिक रीजन एंड पाइलोरिक रीजन पोर्शन विच ओपन्स इनटू फर्स्ट पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। तो यहाँ लिखा हुआ है कि जो फंडिक है और पाइलोरिक है वो फर्स्ट पार्ट होता है, जो ये हो गया आपका फंडस, ये हो गया आपका पाइलोरिक, ठीक है। ये फर्स्ट पार्ट है जो कि आपका यहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन में ओपन होता है, तो कंफ्यूज नहीं होना है, ओके। और जो ओपनिंग होती है ये वाली सुपीरियर पोर्शन ऑफ डुओडेनम, ये स्मॉल इंटेस्टाइन में जाके ओपन होता है, ठीक है। तो हम लोग कहाँ थे कि स्मॉल इंटेस्टाइन इज़ अ डिस्टिंग्विशेबल इनटू 3 रीजन्स। अब यहाँ बताया इन्होंने कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन है ना वो सिंपली डिस्टिंग्विश होता है 3 रीजन्स में। यू शेप डिओडेनम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। स्मॉल इंटेस्टाइन यहाँ शुरू हो रहा है, देखो डिओडेनम मैंने क्या कहा, डिओडेनम आपका स्मॉल इंटेस्टाइन में शुरू हो रहा है, तो यू शेप का होता है, ये है यू शेप, तो ये यू शेप जो है ना इसी को बोला डिओडेनम। तो ये डिओडेनम, तो यू शेप डिओडेनम, अ लॉन्ग कॉइल्ड मिडल पोर्शन कॉल्ड जियोजेनम, तो ये जियोजेनम हो गया। और एक हाईली कॉइल्ड जो है वो है इलियम। अब ये डिओडेनम, जीजियम और इलियम जो है वो यहाँ स्मॉल इंटेस्टाइन के पार्ट्स हैं। तो क्या हुआ, ये लिखा हुआ है जियोजेनम, ठीक है, फिर हमारा इलियम, ठीक है, और हमारा तीसरा क्या था, हमारा तीसरा था डिओडेनम, जियोजेनम, इलियम। तो ये हो गया आपका सबसे पहले डिओडेनम फर्स्ट, जियोजेनम सेकेंड और इलियम थर्ड, ठीक। तो ये 1, 2 और 3 पार्ट्स हो गए आपके स्मॉल इंटेस्टाइन के। आई होप इट इज़ वेरी क्लियर, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, ठीक है। उसके बाद ये स्मॉल इंटेस्टाइन के पार्ट्स हैं, ये आपका डिओडेनम, जियोजेनम और इलियम। इस यहाँ पे बनाया इसलिए गया है कि अब भाई ये बॉडी से के सारे पार्ट्स इंटरकनेक्टेड हैं। ये स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है ये डिओडेनम, ये स्टोमक के कनेक्शन से आता है स्टोमक, फिर यहाँ तक स्टोमक का आपने क्लासिफिकेशन बताया गया है कि भैया कार्डियक, फंडस और ये आपका पाइलोरिक है, ये स्टोमक का पार्ट है। और ये स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट क्या है, जियोजेनम, डिओडेनम, इलियम। ये स्मॉल इंटेस्टाइन ये है, इसके ऊपर जो है ना वो है आपका लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है। चलो वेरी गुड। अब जो है ना इलियम, तो भैया इलियम जो है ना, इलियम opens into the large intestine consist of cecum, colon and उसके बाद रेक्टम, ठीक। अब ये पार्ट्स हम लोग यहाँ पढ़ते हैं, जो भी मैं आपको डायग्राम समझाती हूँ कि आप समझो, थोड़ा कनेक्ट कर पाओ चीज़ों से। ये पैराग्राफ क्या, मैं आपको जो जो चीज़ बताया नोट्स बनाते जाओ, उससे आपको याद रहेगा, ठीक है। तो ना जो हमारा इलियम है, ये इलियम है, ये ओपन कहाँ करता है, ये हमारा सीकम में ओपन करता है। और सीकम जो है वो किसका पार्ट है, वो लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट है। जो सीकम है ना ये लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट है, ओके। तो ये हो गया आपका लार्ज इंटेस्टाइन। सीकम जो है ना ये है, ये है सीकम, ये स्मॉल इंटेस्टाइन, तो यहाँ है सीकम, ये तो सीकम लार्ज इंटेस्टाइन में आ गया। फिर एक स्मॉल ब्लाइंड सैक होता है जो होस्ट करता है सम सिम्बायोटिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को और नैरो फिंगर लाइक ट्यूबुलर प्रोजेक्शंस को, द बर्मीफॉर्म अपेंडिक्स, ठीक है। यहाँ से बर्मीफॉर्म अपेंडिक्स ये लिखा हुआ है। फिर विच इज़ अ वेस्टाइजल, ठीक है, विच इज़ अ वेस्टाइजल ऑर्गन
अराइजेस फ्रॉम द सीकम। ओके, ये एक ऑर्गन है, वेस्टाइजल ऑर्गन है जो कि सीकम से निकलता है, वर्मिफॉर्म अपेंडिक्स। ठीक, उसके बाद क्या लिखा हुआ है इन्होंने यहाँ पे, इन्होंने लिखा हुआ है द सीकम ओपन इनटू द कोलन। तो इन्होंने लिखा हुआ है कि जो सीकम है वो कोलन में जाके ओपन हो जाता है। ओके, उसके बाद द कोलन इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, असेंडिंग, ट्रांसवर्स एंड डिसेंडिंग पार्ट्स। ओके, असेंडिंग, ट्रांसवर्स एंड डिसेंडिंग पार्ट्स। उसके बाद उन्होंने बताया है कि जो डिसेंडिंग पार्ट है वो ओपन करता है इनटू द रेक्टम। जो डिसेंडिंग पार्ट है वो ओपन करेगा रेक्टम में। ये है रेक्टम और ये है लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक है, उसके बाद ओपन टू रेक्टम विच ओपन्स आउट थ्रू द एनस। ये एनस से, यहाँ से एनस होता है, ये ओपन हो जाता है। उसके बाद ये देखो, द वॉल ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल फ्रॉम ईसोफेगस टू रेक्टम पोजेसेस 4 लेयर्स। एलिमेंट्री कैनाल ईसोफेगस से रेक्टम तक 4 लेयर होती हैं। ये आपके बोर्ड एग्जाम्स में पूछा जाता है। ये डायग्राम इसका पीछे जो बना हुआ है ना, ये वाला, ये बहुत पूछा जाता है मेनली, बहुत लाइक एसेज में, इंटरनल्स में, जो आपके पेपर्स होते हैं स्कूल में, उसमें बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। और आपके जो हाफ ईयरलीज होते हैं और आपके बोर्ड एग्जाम्स होते हैं उसमें भी बहुत पूछा जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला डायग्राम, इसको पढ़ लेना। ओके, मैं पढ़ाती हूँ। चलो, तो नेमली 4 लेयर्स होती हैं। इन्होंने बताया कि पूरे एलिमेंट्री कैनाल में, पूरा एलिमेंट्री कैनाल है भाई, ठीक है, इसमें ऊपर से लेके नीचे तक। ठीक, मतलब इन्होंने क्या बताया, एलिमेंट्री कैनाल फ्रॉम ईसोफेगस। ईसोफेगस कहाँ है, ये है ईसोफेगस, और उन्होंने कहा है कहाँ तक, एनस तक, है ना, सॉरी एनस क्यों, रेक्टम तक। इन्होंने बोला पूरे ईसोफेगस से रेक्टम तक जो है पूरे, तो ये 4 लेयर होती हैं। ठीक है, पूरे एलिमेंट्री कैनाल्स में। तो सिरोसा, मस्कुलरिस, सबम्यूकोसा एंड म्यूकोसा। ठीक है, ये 4 लेयर हैं, सिरोसा, मस्कुलरिस, सबम्यूकोसा और म्यूकोसा। सिरोसा क्या होती है, ये सबसे आउटर, तो जो सिरोसा है वो सबसे पहली आउटर मोस्ट लेयर है जो कि मेड अप ऑफ थिन मीजोथीलियम। तो यहाँ बताया गया जो सिरोसा है वो सबसे आउटर मोस्ट लेयर है जो कि मेड होती है थिन मीजोथीलियम की, एपिथीलियम ऑफ विसरल ऑर्गन विच इज़ विथ सम कनेक्टिव टिश्यू। मस्कुलरिस इज़ फॉर्म बाय स्मूथ मसल्स। देखो लिखते जाओ, मस्कुलरिस स्मूथ मसल्स बनी है, और जो तुम्हारी सिरोसा है वो थिन मीजोथीलियम से बनी हुई है। ठीक है, और जो तुम्हारी सिरोसा है वो सबसे आउटर मोस्ट लेयर है, फिर उसके बाद मस्कुलरिस है, फिर उसके बाद तुम्हारी जो है ये तुम्हारी फिर सब म्यूकोसा, फिर म्यूकोसा। ओके, अब जो तुम्हारी सब म्यूकोसा है, यहाँ पे सब म्यूकोसा इस फॉर्म ऑफ लूज कनेक्टिव टिश्यूज़। किससे होती है, ये लूज कनेक्टिव टिश्यूज़ से बनी हुई होती है। लूज कनेक्टिव टिश्यू कंटेनिंग नर्व्स, ब्लड, लिम्फ वेसल्स in duodenum glands are also present in some mucosa. The innermost layer lining of lumen of alimentary canal is called is the mucosa. Okay, the innermost layer lining of the lumen of the alimentary canal is the mucosa. This layer forms irregular folds, rugae in the stomach and small finger-like foldings called villi. It's very important. villi को टीचर्स 1-2 नंबर में शॉर्ट नोट्स में ऐसे करके पूछ लेते, villi इंपॉर्टेंट है। villi in the small intestine. The cells lining the villi produce numerous microscopic projections called microvilli. ठीक है, villi से microvilli मतलब छोटे छोटे माइक्रोस्कोपिक प्रोजेक्शंस निकलते, गिविंग अ ब्रश बॉर्डर अपीयरेंस। ब्रश बॉर्डर अपीयरेंस मतलब कुछ ऐसे ऐसे आप समझ लो, ऐसे स्मॉल प्रोजेक्शंस ऐसे 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 करके ये माइक्रोविलाइज। ठीक है, माइक्रोविलाइज। उसके बाद उन्होंने बताया कि माइक्रोविलाई हो गया। ठीक, दीज मॉडिफिकेशंस इंक्रीज द सरफेस। तो ये सिरोसा आउटर मोस्ट लेयर है, फिर मस्कुलरिस, म्यूकोसा। उसके बाद जो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होते हैं वो गॉबलेट सेल रिलीज़ करते हैं, और गॉबलेट सेल्स का रिलीज़ करते हैं म्यूकस। उसके बाद जो है कि हम लोगों को जो HCl है वो मिल्क को कन्वर्ट करता है रैनिन में, मिल्क प्रोटीन को रैनिन में कन्वर्ट करता है, और पैप्सिन को पैप्सिनोजन में कन्वर्ट करता है। उसके बाद